नमस्कार। आप सभी सम्मानित वक्तागण का स्वागत है इस कार्यक्रम में। विजन 101 कॉन्क्लेव में आप सभी वक्तागण का हार्दिक अभिनंदन। सक्षम आइडिया की ओर से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लुई ब्रेल जयंती के उपलक्ष्य में सप्ताह मनाने का ये कार्यक्रम सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का प्रारंभ 4 तारीख से हो गया था और इस कड़ी में इस कार्यक्रम को भी हमने शामिल किया है। आज के इस कार्यक्रम में अपने वक्ता रहेंगे, जो पैनल पर वक्तागण हैं उनका मैं एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। अपने मध्य में डॉक्टर दयाल सिंह जी पवार हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य के नाते से अध्यापन के कार्य को देख रहे हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। सक्षम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से आपके पास दायित्व है और आप कविता के क्षेत्र में नाम धन्य कवि के नाते से भी आपकी प्रख्याति है। दूसरे पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ में मैडम दिव्या सिंह जी हैं। आप केवीएस फरीदाबाद में प्रिंसिपल के नाते से कार्यभार आपके ऊपर है। आप शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में मूर्धन्य नाम है आपका। तीसरे पैनलिस्ट के रूप में मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं श्री हरीश गुलाटी जी। आप वाइस प्रिंसिपल हैं बॉयज स्कूल में दिल्ली में और अनेकों सामाजिक संस्थाओं में आपका योगदान रहता है। सक्षम से भी आप जुड़े हुए हैं और अपना सक्षम के पूर्वी विभाग से आप जुड़े हुए हैं और हॉस्टल, दिव्यांग विद्यार्थियों का हॉस्टल भी आप चला रहे हैं बुराड़ी क्षेत्र में, जिसमें दृष्टिबाधित कॉलेज विद्यार्थी आपके सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। मैं सबसे पहले सभी अपने आगंतुक जो वक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने का कष्ट करें। मैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे मध्य में वरिष्ठता के क्रम में डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी हमारे मध्य में हैं, तो मैं आप ही से प्रारंभ करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप अपना एक संक्षिप्त परिचय और अपने जीवन के विषय में थोड़ा हम सभी श्रोताओं को, इस कार्यक्रम में से जुड़े हुए सभी महानुभावों से जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें आप अपना जीवन परिचय दें। डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी। हाँ, नमस्कार। मेरे परिचय के विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो प्राय ललित जी ने आपने उपस्थित कर दिए हैं। वैसे बहुत कुछ बचता नहीं है, परंतु कहना इतना है कि मेरा जन्म उत्तराखंड, अब रुद्रप्रयाग जिला है, वहाँ कठेद गांव ऐसा करके गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और बचपन से ही मैं दिल्ली आ गया लगभग 6 वर्ष की आयु में। तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड और कर्मभूमि जो है वो दिल्ली है। और अभी तो सामान्य बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ललित जी ने सामान्य रूप से कह दिया। तो मैं पढ़ाता हूँ श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में, व्याकरण विभाग में मैं अध्यापन कर रहा हूँ। सक्षम के दायित्व के विषय में भी आपको बता दिया, तो बाकी इतना ही अभी तो कहना है। बहुत गागर में सागर के समान अपना डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी का व्यक्तित्व हमारे बीच में है। मैं दिव्या जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन परिचय के से हम सभी को अवगत कराएं, ताकि आपके इस यात्रा से हम सब लोग प्रेरणा ले सकें।
नमस्कार सभी को। जी हमारे दिव्या मैडम। सर्वप्रथम मैं सक्षम के अंतर्गत आइडिया टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है और आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला। श्रोताओं से और दर्शकों से बात करने का हमें सौभाग्य दिलाया, जिसके लिए ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथी वक्ताओं का, जो कि मुझसे तो ज्ञान में भी और अनुभव में, हमारे दोनों वक्ता और उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, तो उनके समक्ष तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपने फिर भी उनके बीच मुझे उनके साथ समकक्षी होकर के बैठने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि दयाल सर ने कहा कि परिचय तो बहुत कुछ आप दे चुके हैं, तो कहने के लिए कुछ विशेष है नहीं। मेरा जन्म भी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव, जिसे कोड़ाभाट कहा जाता है, वहां पर एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। और प्रारंभिक शिक्षा छत्तीसगढ़ में ही हुई। पहले बिलासपुर में प्राथमिक और फिर माध्यमिक शिक्षा मेरी कक्षा 8वीं तक रायपुर शहर में संपन्न हुई। और उसके बाद कक्षा 9वीं से मुझे दिल्ली आने का कक्षा 9वीं में अवसर मिला। राष्ट्रीय विरजानंद अंध कन्या विद्यालय है अभी भी विकासपुरी में दिल्ली में, तो वहां मैंने 9वीं से 12वीं तक की अपनी पढ़ाई संपन्न की। और उसके बाद आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी आगे की जो शिक्षा है वो संपन्न हुई है। तो बाकी आगे जब बात होगी तो और बातें चलेंगी। फिलहाल इतना ही मेरी ओर से। जी जी दिव्या मैम अपने सामाजिक जीवन के विषय में भी हमें आगे बताएंगी, और कैसे कैसे आपने सब प्रकार के चैलेंजेस को फेस करते हुए आज इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं श्रीमान हरीश गुलाटी जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन यात्रा के विषय में कुछ प्रकाश डालें, ताकि जो इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोग जुड़े हैं वो आपसे प्रेरणा लेकर के अपने क्षेत्र में और अधिक सक्रियता से काम कर सके। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। श्री हरीश कुमार जी, हरीश कुमार गुलाटी जी। हाँ जी, नमस्कार दयाल सिंह जी, बहन दिव्या, ललित जी और आप सभी को। हम लोगों ने मतलब परिचय की जहाँ तक बात है, तो मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, मेरी सिस्टर भी दृष्टिबाधित थी, है अभी भी। और ब्लाइंड स्कूल कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन काफ़ी संघर्षरत परिवार से हम लोग हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन जेपीएम स्कूल में हुई। 12वीं करते करते मुझे ये एहसास हो गया था कि मुझे अगर आगे पढ़ना है तो उसके लिए मुझे अपने संसाधन स्वयं जुटाने पड़ेंगे। तो मैंने एज एन एलडीसी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में ज्वाइन किया। देयर आफ्टर इवनिंग कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया जाकिर हुसैन से, और बीएड के बाद 93 से मैं टीचिंग में रहा। 99 में सबसे पहला डीएसएसबी का रिटर्न एग्जाम हुआ, तो मैं एज पीजीटी सेलेक्ट हुआ इंग्लिश। और 2012 से मैं एज वाइस प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। बाकी आनंद सिंह स्मारक खेल एवं सांस्कृतिक समिति अपनी एनजीओ है। पिछले 22 वर्षों से हम लोग लगे हैं एक मिशन के साथ। 2008 से सक्षम से भी मैं पीएन के इन प्रकारण जुड़ा हुआ हूँ। और फिलहाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झिलमिल कॉलोनी में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर मैं कार्यरत हूँ। बाकी और चर्चाएं होंगी तो और संघर्ष की बात मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। हेलो।
ललित जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, अपने जीवन परिचय के लिए हम सबको अवगत कराने के लिए अपनी जीवन यात्रा से। मैं दयाल जी से एक प्रश्न पूछना, मतलब अपनी इच्छा जाहिर करना चाहूंगा कि आप थोड़ा बताएं कि किस प्रकार आप इस आधुनिक समय में, जब हमारे पास में ईपा बुक्स भी हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ऑडियो बुक्स का ये जमाना है ऐसा कहा जाता है, परंतु कहीं ना कहीं ब्रेल का महत्व आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कुछ कम करके आंक रही है। इस विषय में मैं मतलब कुछ आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि ब्रेल का इस आधुनिक परिवेश में क्या महत्व है और क्या हम सब लोगों को अभी भी ब्रेल की ओर जो विमुखता दिखाई देती है उसकी की तरफ वापस जाना चाहिए या वापस जाना पड़ेगा क्या? वास्तव में जो प्रश्न आपने पूछा बिल्कुल उसकी प्रकृति बहुत अच्छी है, क्योंकि वास्तव में ब्रेल का महत्व घटा नहीं है। नई पीढ़ी के कुछ ऐसे लोग, नई पीढ़ी में ज्यादा कुछ ऐसी संख्या हुई है जो कि ब्रेल के महत्व को कम आंक रही है। मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि अगर सामान्य व्यक्ति अपने पेन और कागज को अलग नहीं फेंकता है तो कोई कारण नहीं है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल को ब्रेल को उपयोगी न समझे। यानी ब्रेल उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और ब्रेल के माध्यम से जितने भी इसके वैकल्पिक साधन हैं वो वैकल्पिक साधन बहुत उपयोगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कंप्यूटर का भी हमको उपयोग करना है, सामान्य व्यक्ति भी कर रहा है। हमको अन्य पुस्तकों की जो पढ़ने की जो पद्धति है, जो उसके विभिन्न प्रकार के उसके प्रारूप हैं जिनमें हम पढ़ सकते हैं ग्रंथों को, उससे हमको लाभ लेना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अपने अंदर अधिक स्वाभिमान या आत्मसम्मान की बात भी नहीं है। अपने को अगर अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना है तो ब्रेल की उपयोगिता बहुत अधिक है। अपनी प्राइवेट लाइफ की दृष्टि से भी अगर हम विचार करें, अगर मैं आपको कहूं कि सार्वजनिक जीवन में मुझे अगर भाषण देना है तो क्या वो जॉज मेरी सहायता करके मुझे भाषण दिलवा सकता है? संभव नहीं है। जो पॉइंट्स मुझे नोट करने हैं, जो कविता पाठ मुझे करना है, वो मैं कंप्यूटर या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से आपके सामने नहीं कर सकता। और ब्रेल का उपकरण का प्रयोग करना हो या ब्रेल साधन का टेक्नोलॉजी ब्रेल में उपस्थित हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माने मेरा बचपन से स्वप्न रहता था कि कोई ऐसा समय आएगा क्या जबकि सामान्य लोग प्रिंट में ही लिखें, परंतु मुझे ब्रेल में पढ़ने को मिले और मैं ब्रेल में ही लिखूं तो सामान्य व्यक्ति उसको अपनी लिपि में पढ़ सके। ऐसा उपकरण अभी भी मैंने अपने साथ रखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस उपकरण के माध्यम से इस प्रकार के जो ब्रेल के संसाधन हैं हमारे पास, वो हमारे लिए आज भी बहुत उपयोगी हैं। जब तक मनुष्य के लिए सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य लिपि का अनुपयोगी न सिद्ध हो जाए, तब तक कोई कारण नहीं है कि ब्रेल का महत्व कम हो सकता है। वो ठीक है, हमने अपनी निर्भरता अन्य साधनों पर बढ़ाई है, परंतु उसके दुष्परिणाम रहेंगे। दुष्परिणाम ये है कि मान लीजिए हिंदी की लिखाई पढ़ाई का अलग स्वरूप है, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, उसकी स्पेलिंग्स तो आपको पढ़कर नहीं बताएगा कोई। वो तो आप रिकॉर्डिंग में तो रिकॉर्डिंग मटेरियल आपको मिलेगा। ब्रेल में हमारे सामने वो परसेप्शन बन जाता है कि कोई चीज कैसी लिखी होगी, उसका क्या स्वरूप होगा, उसकी स्पेलिंग क्या होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमको बताया जाता है कि कोई नई अवधारणा उपस्थित हो गई, उस अवधारणा को हम अपने मस्तिष्क में बिठाते हैं तो हमारे मन में ब्रेल या लिपि के माध्यम से वो बैठती है। तो शब्द को इस प्रकार का आकार देने का जो कार्य है वो लिपि ही कर सकती है, कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। वो विकल्प हैं, बहुत उपयोगी विकल्प हैं और आवश्यक हैं। वो हमारे लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और उनमें जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। परंतु ब्रेल की अपनी उपयोगिता है, उसके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल। जो अभी मैं जब आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मेरे हाथ में भी पेन है और दयाल जी के हाथ में भी
ब्रेल पढ़ने के लिए यंत्र उनके हमेशा उनके साथ में रहता है। कई कार्यक्रमों में और कई बार जब उनसे मिलना होता है तो हमेशा ब्रेल यंत्र उनके साथ में रहता है, जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के अपने जितने भी नोट्स हैं अपने शिक्षण के क्षेत्र के या अपनी कविताएं इसमें संग्रहित करते हैं। ये मैंने बड़े अच्छे से ध्यान किया है। मैं हरीश कुमार जी आपसे एक जानकारी लेना चाहूंगा। ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं लुई ब्रेल जयंती का, इनके विषय में आप थोड़ा संक्षेप परिचय लुई ब्रेल जी का हमें दें, और ये लिपि का जो प्रारंभ है इसको किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और कैसे ये जनमानस तक पहुंची, इसके विषय में थोड़ी सी आप अगर जानकारी हमारे श्रोताओं को दें तो मुझे लगता है कि काफी लाभ रहेगा सबके लिए और स्वयं मेरे अपने लिए भी। देखिए, फ्रांस में लुई साहब का जन्म हुआ 4 जनवरी 1809 में। जन्म से वो दृष्टिबाधित नहीं थे। एक घटनावश जब वो पिताजी के साथ अपने काम पे गए तो कील और चमड़े से उनकी आंख की रोशनी धीरे धीरे जाती रही। उसके बाद वो दृष्टिबाधित हुए। जब वो दृष्टिबाधित हुए तो उन्हें फ्रांस के ही एक ब्लाइंड स्कूल में, क्योंकि एजुकेशन को लेकर तो सभी लोग चिंतित रहते ही हैं, तो उनके पेरेंट्स भी चिंतित रहे। उन्होंने उन्हें एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिट कराया, दाखिला दिलाया। उसके बाद धीरे धीरे उनको ये लगा कि ये जो पद्धति पढ़ने लिखने की है ये बड़ी पेचीदा पद्धति है, बड़ी जटिल पद्धति है। अपने ही इन्हीं अक्षरों को, जो सामान्य अक्षर आप लोग पढ़ते हैं, इनको एम्बोस्ड करके, उभार करके लोगों को पढ़ाया जाता था उस समय तक। तो उनको लगा जब तक हम आखिरी अक्षर तक पहुंचते हैं तो पहले अक्षर हमारे मस्तिष्क से निकल जाते हैं कि पहले अक्षर क्या थे। तभी फ्रांस में गुप्त संदेशों को भेजने के लिए सेना जिस पद्धति का प्रयोग करती थी उसमें 12 बिंदु हुआ करते थे। अंधेरे में किस तरह से मैसेज एक दूसरे से आदान प्रदान करने हैं वह पद्धति उसमें होती थी। तो उसको उन्होंने, लुई साहब ने सोचा कि इसे क्यों ना परिष्कृत किया जाए, और 12 डॉट से उसे वो 6 डॉट्स में लेकर आए। अब 6 डॉट्स में जब लेकर आए तो उससे पढ़ाई शुरू हुई दृष्टिबाधितों की। दुर्भाग्य ये हुआ कि लुई जी का जीवन बहुत बड़ा नहीं था। 43 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया 1852 में। उसके बाद भी ब्रेल को मान्यता नहीं मिली। उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद ब्रेल को फ्रांस सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला ब्रेल को। फिर लुई साहब की जो कब्र थी उन्हें सामान्य जगह से हटा के फ्रांस के डिग्नेटरीज के साथ सुसज्जित किया गया और वहीं पर उनकी कब्र दोबारा से बनाई गई। 2009 में जब उनका 200वीं वर्ष जयंती हम मना रहे थे, भारत ने भी उनको सम्मानित किया और सिक्के वगैरह निकाले। तो ये ब्रेल ही वो पद्धति है जिसने दृष्टिबाधित लोगों के, जनों के जीवन में विशेष प्रकाश का संचार किया। डॉक्टर दयाल सिंह जी अभी बता ही रहे थे, जो प्रश्न आपने पूछा था कि आज की पीढ़ी को भी ब्रेल के प्रति उसका जो रुख है वो क्यों उदासीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी और ब्रेल हमें साथ साथ लेकर चलना है। जो ऑर्बिट यंत्र दयाल सिंह जी के हाथ में है, जो मेरे पास होता है, तो उसने ब्रेल को और अधिक, जैसे एफएम ने रेडियो को फिर से सार्थक कर दिया, उसी तरह से मैं फिर से वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, लेकिन जो ब्रेल के प्रति उदासीनता थी लोगों की, उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया। और अब हमको फिर से लगता है, मतलब क्योंकि मैं जब कक्षा में पढ़ाता था तो बिना ब्रेल के मैं पढ़ा नहीं पाता था। तो ब्रेल लुई साहब ने हम दृष्टिबाधितों के जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, और निश्चित रूप से हम लोग
उनके उस उपकार से ऋण नहीं हो सकते जो उन्होंने हमारे लिए ब्रेल के माध्यम से किया। और विश्व ने एक विषय, इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ब्रेल भारत में आई तो भारत में एक महान विभूति हुए लाल एडवाणी जी, जो दृष्टिबाधित थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्या ब्रेल की पद्धति हो उस पर उन्होंने काम किया, और किस तरह से राष्ट्रीय, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस में ब्रेल को एक ही 6 डॉट्स के हिसाब से 63 आकृतियां हैं, उन्हीं के हिसाब से पढ़ना है। तो वो उन्होंने नेशनल इंडियन ब्रेल को बहुत बड़ा जो योगदान है उनका, उसको पहले सिस्टमेटिक बना के उन्होंने उसको व्यवस्थित किया। और हम लोगों को आज जो हम ब्रेल पंजाबी, हिंदी या गुजराती में पढ़ते हैं, वह ब्रेल जो लुई जी ने हमको दी, उसे भारत में लाल आडवाणी जी ने बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। जी धन्यवाद। ये जो जर्नी रही आपके जीवन की दिव्या मैम, ये इस जर्नी में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और उन चैलेंजेस को देखते हुए बाकी का जो आगे का आपका जीवन है, उस जीवन में आपने कैसे औरों को प्रेरणा दी ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उन चैलेंजेस का मुकाबला ठीक से कर सके? थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि हम सबका ज्ञानवर्धन होगा। जी जी दिव्या मैम। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा जन्म है वो एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। तो पिताजी एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करते थे। उस समय तनख्वाह भी बहुत अधिक नहीं होती थी। तो जब हमारा जन्म हुआ और उसके बाद मेरा जो अनुज है, छोटा भाई, वो भी दृष्टिबाधित ही पैदा हो गया। तो ये इससे परिवारजनों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। अब इस सदमे से उभरने के लिए उन्होंने एक, क्या कहें, जैसे मेरे घर में 2 दृष्टिबाधित थे और उससे पहले हमारे ताऊ जी यानी बड़े पिताजी के जो लड़के थे वो भी दृष्टिबाधित ही पैदा हुए थे। तो एक ही परिवार में 3-3 दृष्टिबाधित जनों का पैदा होना, और उस समय ये 1977-78 की बात है। तो उस समय हालांकि समाज की मानसिकता में परिवर्तन तो आया है पहले और अब में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन आया नहीं है अभी। फिर भी क्रांति की आवश्यकता है मानसिकता को बदलने के लिए। तो परिवारजनों के लिए बहुत ही ये दुखद दौर रहा, लेकिन फिर भी इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, लेकिन जो हमारे ताऊ जी के लड़के थे, क्योंकि वो हमसे बड़े थे, तो बिलासपुर में रहा करते थे हमारे ताऊ जी, वहां नौकरी करते थे। तो वहां एक प्राइमरी स्कूल था, ब्लाइंड स्कूल। वहां पर उनका दाखिला पहले ही हमसे पहले हो चुका था, तो वहां पर वो ऑलरेडी पढ़ते थे। तो कम से कम हमें ये समस्या नहीं आई कि अब ये ब्लाइंड पैदा हो गए हैं तो आगे इनका जीवन कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। तो सही उम्र में ही हमारा दाखिला वहां पर करा दिया गया। लेकिन समस्या क्या थी कि दाखिला कराने के लिए जब गए वहां पर, तो पता चला कि वो केवल लड़कों के लिए स्कूल था। वो केवल प्राइमरी तक का था और केवल लड़कों का स्कूल था। तो अब उन्होंने पहले तो एडमिशन लेने से मना कर दिया कि यहाँ पर लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पर हॉस्टल है और ना ही बाहर से आने जाने वाली लड़कियों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल ये लड़कों का स्कूल है, कोएड नहीं है। तो ये सुन करके हमारे घर वालों ने डिसाइड किया कि पता किया इधर उधर से, तो पता चला कि मध्य प्रदेश में ही इंदौर में एक लड़कियों का स्कूल कहीं से ज्ञात हुआ उन्हें, तो वो इंदौर भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस समय पे मैं बहुत भावुक हो गई और पूरी तैयारियां हो चुकी थी, रिजर्वेशन हो चुका था। बस आज रात को समझ लीजिए पूरी पैकिंग हो चुकी थी, कल सुबह की ट्रेन थी, निकलना था।
लेकिन रात को ही मैंने जो है रोना गाना शुरू कर दिया, जाने से मना कर दिया। तो हमारे पिताजी बहुत भावुक हैं, अभी भी भावुक हैं वो, और खास करके मेरे मामले में। तो उन्होंने कह दिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही रह जाएं, अनपढ़ रह जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी लड़की को कहीं भी नहीं भेजूंगा। तो वहां पर ये सिचुएशन हो गई कि अब क्या करें, अब तो शायद कोई, क्या इसकी दशा और दिशा क्या होगी शिक्षा की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बाद में हमारे ताऊ जी गए और उस विद्यालय में उनके जो प्रधानाचार्य थे वहां से बहुत निवेदन किया। अनुनय विनय के बाद उन्होंने ये स्वीकृति दे दी कि ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी पर रोज घर से मतलब आना जाना कर सकते हैं। डे स्कॉलर के रूप में वहां पर मुझे दाखिला दे दिया गया। और पूरे 6 साल मतलब 6 साल की उस यात्रा में, 5वीं तक की पढ़ाई में, मैं अकेली लड़की थी वहां पर, बाकी सब बॉयज पढ़ते थे। तो एक मेरे लिए अलग अनुभव था, लेकिन मुझे वहां पर बहुत ही सभी अध्यापकों का, सबका स्नेह मिला। और उसके बाद चैलेंजेस वही कि अब फिर मुझे लगा कि अब फिर घर छोड़ के, तब तो हम रायपुर में विद्यालय जो था वहां हमें अब जाना ही पड़ेगा। पहले तो ताऊ जी के साथ समय निकल गया 6 साल का, तो फिर जाना था। लेकिन तब तक थोड़ी मेच्योरिटी आ चुकी थी और इस तरीके से छत्तीसगढ़ में ही 8वीं तक की परीक्षा संपन्न की। लेकिन जब दिल्ली आना था, दिल्ली में आकर के वही बात, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में मेरे जो बड़े पिताजी के लड़के पढ़ते थे, तो उनको सारी जानकारियां यहाँ पर थी कि किस तरीके से कहाँ पर एडमिशन कराना है लड़कियों का, स्कूल कहाँ पर होगा। तो एक बार फिर से चर्चा चली कि अब कहाँ पर एडमिशन, क्या दिल्ली भेजा जाए या इंदौर भेजा जाए। लेकिन फिर हमने, क्योंकि दिल्ली एक अपने लिए जाना पहचाना सा स्थान हो चुका था बड़े ब्रदर की वजह से, तो दिल्ली का रास्ता ही हमने चुना और यहाँ पर आ गए। तो जहां तक ललित जी अगर कहीं संघर्ष की, तो एक सौभाग्य ही रहा कि चैलेंजेस तो जो आते हैं, एक दृष्टिबाधित होने के नाते आते हैं, वो तो सबके साथ आते हैं, हमारे साथ भी आए। लेकिन मैं बहुत सारे अपने आसपास के वातावरण में पहले भी मैंने देखा, जो मेरे साथ जो बच्चे, जो लड़कियां पढ़ती थी, उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी, कुछ के पेरेंट्स ऐसे थे कि बिल्कुल सालों सालों तक लेने ही नहीं आते थे उनको। मतलब एक बार एडमिशन करा दिया तो हॉस्टल में ही बस उनका सब कुछ लालन पालन सब चलता रहता था। ईश्वर की कृपा दृष्टि रही कि हमें इस प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे अपने परिवार का पूरा समर्थन मिला। इसलिए मैं इस जो अभिभावक हैं वर्तमान में, उनके लिए ये जरूर संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी विकलांगता को बोझ ना समझते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को वो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। हमें ऐसे लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए जो हमारे माँ बाप जैसे हैं, जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमें पढ़ाने में किसी भी प्रकार, हाँ ये जरूर है, मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार एक आम बच्चे के लिए खुल करके हम अपने बच्चों के लिए जो निस्वार्थ भाव से खर्च करते हैं, अपनी आर्थिक निधि का उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर दृष्टिबाधित के साथ ऐसा होता होगा कि आर्थिक संकट से उन्हें जरूर गुजरना पड़ता है। वो समस्या थोड़ी हमारे साथ भी थी, क्योंकि उस समय पैसा बहुत कम था, और जो लिमिटेड पैसा होता भी था तो उसका वितरण किस प्रकार से हो, ये एक समस्या होती है। तो बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी एक सामाजिक जो दायरे, जिस मानसिकता को हम, लगता है कि अभी तक नहीं बदल पाए हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादातर जो साथी हैं हमारे दृष्टिबाधित हैं या दिव्यांग हैं, वो बिलोंग करते हैं। तो आप कह लीजिए कि शिक्षा का अभाव कहिए या जागृति का अभाव कहिए किसी भी प्रकार से, लेकिन ये मैंने जरूर अनुभव किया कि जिस निस्वार्थ भाव से हम थोड़ी संपत्ति में भी खुश होकर के प्रसन्नता पूर्वक
अपने एक आम बच्चे का लालन पालन करते हैं, वो सौभाग्य शायद एक दृष्टिबाधित या किसी भी दिव्यांग जी जी नहीं मिल पाता है। वो बात रहती है। जी बाकी यहाँ आने के जी बाद दिल्ली में भी कई प्रकार की नौकरी के दौरान जो समस्याएं आती हैं वो रही, लेकिन मुझे अपना जो सामाजिक दायरा है, सर्कल है, वो कहना चाहिए कि जी बहुत अच्छा मिला। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि पढ़ाई के समय मैं स्वयं जब पढ़ रही थी उस समय मुझे बहुत अधिक समस्या नहीं आई, लेकिन जब हम नौकरी करने लगते हैं, रोजगार में आते हैं, तो जो समाज की उपेक्षा हमें झेलनी पड़ती है, उस समय मुझे लगता है कि हमारी योग्यता का उचित मूल्यांकन अभी भी समाज में होना बाकी है। मतलब आप जहां पर स्टैंड करते हैं, वो स्थान शायद आपको एक आम समाज अभी भी कहने के लिए, चाहे कितनी भी सरकारी नीतियां बन गई हो, समावेशी शिक्षा की बात हम बहुत जोर शोर से करते हैं, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। उस प्रकार की समस्याओं को मैं जब से मैंने 2007 में केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन किया था, पीजीटी हिंदी जी के रूप में, और तब से लेकर आज तक मैं उस समस्या को अवश्य अभी तक झेल रही हूँ, कहना चाहिए। एक महिला होने के नाते और उसके ऊपर से दृष्टिबाधिता, मैं समझ सकता हूं कि इन सामाजिक रीति रिवाजों से ऊपर उठकर आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं वो सभी के लिए ही प्रेरणादायी हैं। मैं डॉक्टर दयाल सिंह पवार जी से थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि अभी जैसे दिव्या जी ने एक चर्चा में नाम आया समावेशी समाज या समावेशी शिक्षा, तो ये किस प्रकार की शिक्षा है और समावेशी जो शिक्षा है इसके अपने कुछ लाभ कुछ हानियां होंगी, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि हम जो समावेशी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कई बार आह्वानों में ये आग्रह किया है कि हमें समावेशी समाज और समावेशी शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। आखिर ये है क्या और क्यों हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए जो एक सर्वांगीण विकास का हम सपना देखते हैं और उसके लिए ये क्यों आवश्यक है और किस प्रकार ये इस विषय को हम और दृढ़ता पूर्वक समाज में रख सकते हैं, थोड़ा इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालें। ये समावेशन की अवधारणा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोगी भी है। परंतु ये जो अवधारणा है इसका तात्पर्य इतना है कि सामान्य समाज जिस प्रकार से अपनी गतिविधियां करता है, उन्हीं गतिविधियों में अलग से कंपार्टमेंट न बनाकर दृष्टिबाधितों को भी उसी में उसी रूप में सम्मिलित किया जाए और वहीं उनकी समस्याओं के समाधान निकाले जाएं। ये जो प्रयत्न है समाज के समावेशन का महत्वपूर्ण है। परंतु शिक्षा में जो समावेशन है उस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है, क्योंकि एक अवधारणा हर क्षेत्र में उतनी ही सरलता से लागू हो सके या उसका उतना ही उपयोग हो सके ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो अब हम कल्पना करें कि दृष्टिबाधितों के विद्यालय अलग है कई स्थानों पर, और कई जगह दृष्टिबाधित सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हैं, परंतु प्रारंभिक अवस्था में अभी भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में अभी उनको विशेष प्रकार के विद्यालयों की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि समाज में जो सामान्य विद्यालय हैं वहां उनकी सभी आवश्यकताओं को ध्यान उस तरह से रखना अभी भी कठिन है लोगों को। उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं कि वहां पर एक तो दृष्टिबाधितों के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसका भी आपने हल निकाल लिया, तो उनके लिए पुस्तकों की भी विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है, उसका भी समाधान आप आगे बढ़कर कुछ निकाल सकते हैं। फिर आपको अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है,
तो वो जो अध्यापन का जहां तक विषय आता है, तो आप एक अध्यापक सामान्य विद्यालयों में देते हैं कि वो दृष्टिबाधितों के लिए वो व्यवस्था की दृष्टि से उपयोगी हो सके, परंतु उसके लिए समावेशन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो अभी नहीं हो रहा। वो ये है कि सामान्य विद्यालयों के सामान्य अध्यापकों को भी इस दृष्टि से तैयार करना होगा, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, वो तो आपके मन में यह विषय ही नहीं है कि कोई दृष्टिबाधित भी आपकी कक्षा में होगा। यूनिवर्सिटीज में या कई जगह, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ता था, वहां के अध्यापक इस विषय का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, परंतु कहीं अन्य जगह मुझे देखने को नहीं मिला। तो वो जो धारा प्रवाह जो ब्लैक बोर्ड है उस पर लिख दिया, हमको पता ही नहीं चला क्या लिख दिया उन्होंने। अच्छा, ये साहस भी अध्यापक के सामने सभी विद्यार्थियों में नहीं होता है कि वो उनको कह सके कि आप इसको बोल के बता दीजिए। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी कई प्रकार की समस्याएं हैं कि चलिए, उच्च शिक्षा में तो ये बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक अभी भी ऐसा अनुभव किया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं जहां सामान्य व्यक्तियों के साथ दृष्टिबाधित अपने आप को, या अन्य व्यक्ति दिव्यांग अपने आप को थोड़ा उपेक्षित अनुभव कर रहा है। इसलिए समावेशन एक अच्छी प्रक्रिया है, परंतु उसको लागू करने के प्रयत्न पूरी तरह से होने चाहिए। और बल्कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी अगर मैं ये कहूँ तो मुझे संकोच नहीं है। बहुत प्रतिष्ठित अपना विश्वविद्यालय जहां हमने पढ़ाई की है, और दिल्ली विश्वविद्यालय, वो ओरिएंटेशन कोर्स आयोजित करता है, रिफ्रेशर कोर्स आयोजित करता है। मैंने वहां 2-3 बार रिफ्रेशर कोर्स किया। हर बार ये लिखा कि आप जो सामग्री उपस्थित करते हैं वो सामग्री हमारे लिए उपयोगी हो, इस विषय का ध्यान रखा जाए। तो वो आप हमको, चलिए आपने डायरी दे दी, पेन दे दिया, ठीक है, वो सामान्य मान सकते हैं, परंतु उसमें जब आप कंप्यूटर की कक्षा चलाते हैं तो वो भी, चलिए वहाँ जॉस भी उपलब्ध है, और भी कई सामग्रियां आप उपलब्ध कराते हैं, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी वहां पर है, या अन्य प्रकार का दिव्यांग बंधु भी है। तो इस प्रकार से जब वहां पर उच्च शिक्षा में हम ऐसा अनुभव करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सामान्य बालक जो कि शैशव अवस्था में है, अभी वो अकेला है, दृष्टिबाधित है, उस पर अगर लोगों का ध्यान नहीं गया तो वो नीचे वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, कि उसको इस प्रकार की अन्य प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए समावेशन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, परंतु उसको लागू करते समय कुछ चीजों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मान्यता है। इसके नेगेटिव परिणाम जो है वो अभी जो पॉजिटिव परिणाम है उससे अभी शायद अधिक हैं, इसलिए उनको बराबर लाने के लिए थोड़ा प्रयत्न करना है। तो अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। केवल वो अध्यापक नहीं जो कि इस विशेष शिक्षा में आते हैं, सामान्य अध्यापकों को भी बीएड कोर्सेज में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो अध्यापक प्रशिक्षण है उसमें उनको अधिक प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपने प्रकाश डाला है डॉक्टर दयाल सिंह परमार जी। हरीश जी, अभी नई शिक्षा नीति बन रही है। इस नई शिक्षा नीति में दिव्यांगों का क्या योगदान हो सकता है, या दिव्यांगों के लिए कैसे ये नई शिक्षा नीति लाभकारी सिद्ध हो सकती है, और साथ में किस प्रकार से हम ये प्रयास कर सकते एक इंक्लूसिव समाज की ओर, एक इंक्लूजन की ओर हमें लेके जाए। क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं जब भी आप लोगों के साथ में या और अन्य दिव्यांगों के साथ में कहीं रास्ते में चलता हूं, तो मुझे कई चीजें ध्यान में आती है कि सरकार की ओर से तो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ एक टैक्टाइल पाथ बना दिए हैं, कुछ मेट्रो के ऊपर भी एक विशेष प्रकार के टैक्टाइल और उस प्रकार की सुविधा प्रदान की है। परंतु जब यही व्यवस्था हम देखते हैं कि रास्तों के ऊपर, तो उन रास्तों के ऊपर जहां टैक्टाइल की सुविधा दी गई है उसको दूसरे विभाग ने आकर के या तो उसके बीच में कोई ट्री गार्ड लगा दिया है,
या कोई पौधारोपण कर दिया है। इन समस्याओं को और साथ में इस शिक्षा नीति के समन्वय समाज को दिशा दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं तो मुझे लगता है कि सभी को काफी उनका समस्याओं का हल मिल सकेगा। हरीश गुलाटी जी। देखिए, अभी डॉक्टर दयाल सिंह जी दो ने दो विषय मैंने एक साथ छोड़ दिया है आपकी तरफ। आप जी। अच्छे खिलाड़ी हैं, इसलिए मैंने दो विषय एक साथ आपकी ओर फेंक दिए हैं। जहां तक नई जी। शिक्षा नीति का विषय है, तो नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक स्तर पर पहले किंडरगार्टन एजुकेशन की बात है, उसके बाद में 3+3 की बात है। 3+3 तो लगभग 8, 11, 12 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है। तो उस तरह से दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधानों की आवश्यकता है। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। मैं एक नॉर्मल स्कूल में जी। जब पढ़ाता हूँ और स्पेशल एजुकेशन टीचर की जब मैं गतिविधि देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उसके पास जो पारंगतता है, सिद्धता है, जानकारी है, किसी एक विषय को लेकर है। एमआई को लेकर ज़्यादातर लोग, जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, एमआर, उसमें ज़्यादातर लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं और बच्चे हर डिसेबिलिटी के होते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसने एमआर में स्पेशलाइजेशन किया है, कि वो वीआई बच्चे को पढ़ा सके। बहुत समस्याएं उनको रहती हैं, जानकारी होती नहीं है। जिसने वीआई में किया है वो एमआर नहीं पढ़ा सकता, डेफ एंड म्यूट को नहीं पढ़ा सकते। डेफ एंड उसमें बहुत समस्या आती है, बच्चे साइन लैंग्वेज बताना। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन अपने आप में दिखने वाला अच्छा विषय है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में हो जाए। डिस्टेंस इन द सेंस कि उनको अपने घर से दूर, परिवार से दूर, अलग समाज में सेक्यूलेशन जैसी सिचुएशन होती है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में आप समाज की धारा में ही बने रहते हैं और तब आपको एजुकेशन दी जाती है। अब स्पेशल एजुकेशन की वकालत हम इसलिए करते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है समाज का, वो इसी में दृष्टिबाधितों को, दिव्यांगजनों को अपने समाज में रहकर ज्यादा मिलता है। इसीलिए अब एक अवधारणा है नैब, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एक एनजीओ है हमारी, जिसने पब्लिक जी। स्कूल में अपने विद्यार्थियों को पहुंचाया है, रखा है। लेके जाते हैं, वो सुबह छोड़ते हैं, शाम को बच्चे घर आते हैं। तो घर की जगह वो नैब के हॉस्टल जी। में आते हैं और वहां उनको फिर से स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, ताकि उनको समाज की उस धारा के साथ में बराबर जोड़ दिया जाए जहां से वो पीछे छूट रहे हैं। तो फिर बात वही कि इंक्लूसिव से स्पेशल, स्पेशल से इंक्लूसिव, ओवरऑल आपको समाज में ही मिलना है। और नई शिक्षा नीति ने इन सब विषयों का पूरा ध्यान रखा है और सारे विषयों को कवर किया है। ब्रेल प्रेसेस की बात कही गई है और दिव्यांगजन अधिक शिक्षित हो सकें, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों दी जा रही है? इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए दी जा रही है कि जो बच्चा बिहार में पैदा हुआ है, एक छोटे से गांव में, वह दिल्ली, अब दिव्या जी तो दिल्ली आ गई छत्तीसगढ़ से, लेकिन हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो अपने नजदीक के गांव के शहर में जाए या दिल्ली आए, गांव में ही उसको ये एजुकेशन मिल जाए। ऐसी व्यवस्था इंक्लूसिव एजुकेशन नई शिक्षा नीति में कर रही है, लेकिन उसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। हम लोग क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में नहीं पढ़े, हम लोग स्पेशल स्कूल्स में पढ़े हैं, इसलिए हम स्पेशल स्कूल्स की एडवोकेसी ज़्यादा करते हैं। हमें वो कॉन्फिडेंस, हमने वो जो सीखा है, जो आज हम जिस पद पर हैं, वो स्पेशल स्कूलों की बदौलत है। बाकी आने वाले समय में इंक्लूसिव एजुकेशन ही अंतिम सत्य होने वाला है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल, स्पेशल स्कूल्स की कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए। स्पेशल स्कूल्स की अपनी अवधारणा, उनको बने रहना चाहिए और वो हमारे समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी धीरे धीरे उन बिंदुओं को जोड़ा गया है। दूसरी बात जो आपने समाज के संदर्भ में की
कि टेक्टाइल पाथ तो हैं, लेकिन टेक्टाइल पाथ के ऊपर ही ट्री प्लांट लगा दिया या कुछ हो गया। अभी तो टेक्टाइल पाथ भी बहुत कम जगह पे, और तो और जहां मेट्रो में टेक्टाइल पाथ हैं, आजकल तो मेट्रो हमको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है गेट से ही, लेकिन जब नहीं भी प्रोवाइड करता था तो मुझे टेक्टाइल पाथ अपने आप में कॉन्फिडेंस मेरे लिए प्रदान करता था। मेरी स्टिक जब टेक्टाइल पाथ पे चलती थी, मेरे कदम टेक्टाइल पाथ पे चलते थे, तो मुझे पता होता था कि मैं किधर जा रहा हूँ। दिक्कत कहाँ आती थी कि टेक्टाइल पाथ पे ही लोग झुंड बनाकर खड़े होते थे। तो ये एक समस्याएं, इसके लिए क्या है ललित जी कि जब तक समाज के इनिशियल स्टेज से लेकर हम पहली से 5वीं तक के बच्चों को भी जब पढ़ाएं तो उन्हें डिसेबिलिटी सेक्टर की जानकारी अवश्य दें कि किस किस तरह की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। आज भी 60-70% लोग अगर किसी दृष्टिबाधित या दिव्यांग को देखते हैं तो उनके मन में केवल एक बात आती है कि ये भिखारी होंगे, भीख मांगते होंगे, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक ये अवधारणा ये मस्तिष्क से नहीं निकलेगा तो आप कितने भी टेक्टाइल पाथ बनाइए, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन सजगता समाज को दिखानी होगी। और समाज जब जाग जाएगा, जब समाज की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होगी कि दे आर नॉट लाइबिलिटी बट दे आर एसेट्स लाइक अस, वो लाइबिलिटी नहीं है समाज के लिए कि समाज को केवल इनको देना ही नहीं है बल्कि ये भी समाज को देते हैं, दे सकते हैं। जब तक ये अवधारणा नहीं आएगी तब तक इन सब चीजों का, सरकार के प्रयासों का या किसी भी संगठन के प्रयासों का, बिल्कुल सहमत हूँ हरीश जी। मैं बीच में आपको थोड़ा रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय की भी अपनी बाध्यता है, और क्योंकि ये सारा कार्यक्रम मल्टीमीडिया और आधुनिक उपकरणों को साथ में लेकर के चल रहा है ये कार्यक्रम, और फेसबुक लाइव पर ये कार्यक्रम अभी सैकड़ों लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। कुछ श्रोताओं ने, दर्शकों ने जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके सवाल तो मेरे पास काफी सारे हैं, परंतु उन सवालों को समराइज करते हुए, उन सवालों को आपस में ही कई सवालों का एक सवाल बना करके गागर में सागर समेटते हुए मैं कुछ 2-3 प्रश्न हैं वो मैं आप सबकी ओर रख रहा हूं। आप सुधी वक्तागण हैं तो आप जिससे भी आपको लगे कि इसका उत्तर हम अच्छे से दे सकते हैं, तो पहले मैं पवार जी से ही एक निवेदन करना चाहूंगा, और निवेदन में मैं अपना ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आप कॉलेज में प्रोफेसर होने के साथ में एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, तो मैं इस कार्यक्रम में के श्रोताओं को आपकी कविता से विमुख नहीं करना चाहूंगा। तो कार्यक्रम का अंत मुझे लगता है कि आपकी कविता से हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, परंतु उससे पहले मैं एक प्रश्न है, हमें दृष्टिबाधितों के लिए क्या कर सकते हैं ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनका जीवन सुगम बनाया जा सके। ऐसा आम जो व्यक्ति है उनका ये मन में विचार आते हैं कि हम भी ऐसा क्या करें जिससे जो दृष्टिबाधित लोग हैं या जो अन्य प्रकार के दिव्यांग हैं वो उन्हें असुविधा ना हो समाज में रहने, चलने और बाकी अपने दैनिक क्रियाकलापों को करने। समाज उसमें क्या योगदान कर सकता है कि जिससे दिव्यांगों को कुछ और अधिक सुविधा मिल सके अपने दैनिक कार्यों को करने में, और उस समाज को कैसे हम जागृत करें, समाज को क्या संदेश आप ऐसा देना चाहेंगे कि जिससे एक समावेशी समाज और दिव्यांग समाज जिसे कहा गया है उनके बीच में बेहतर तालमेल बन सके, बेहतर सामंजस्य बैठ सके। उसमें आपके क्या विचार हैं डॉक्टर दयाल सिंह परमार जी? वैसे मुझे तो आपने एक दायित्व दे ही दिया है, परंतु फिर भी मैं देखो इस प्रश्न को तो मैं आगे बढ़ा सकता हूं, परंतु 1-2 बातें ऐड करके
मैं ये कहना चाहता हूं जी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पहले तो दिव्यांगता के विषय को समझने का प्रयत्न करे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को सक्षम बहुत अच्छी तरह से देश के विभिन्न भागों में जिलों तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो दिव्यांगता के जो केंद्र हैं, जब तक, क्योंकि साइकिल कैसे चलानी है ये थ्योरेटिकली किसी को बताया नहीं जा सकता, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे होगा कि मैं सामान्य समाज से ये अनुरोध अवश्य करता हूं कि अपने आसपास के जो दिव्यांगजन हैं उनसे भी संपर्क स्थापित करके उनके विषय में जाने। और दूसरा, दिव्यांगता के जो केंद्र हैं, आपके आसपास में कोई विद्यालय हो, वहां जाकर देखिए वहां विद्यार्थियों की क्या आवश्यकताएं हैं। हो सकता है कि आपको, जैसा कि हमको जरूरत थी, तो पुस्तकें पढ़ने के लिए, पुस्तकों को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यकता को आप पूरा कर सकते हो सकता है कि आप मोबिलिटी सिखा सकते हो सकता है कि आप अन्य जो दिव्यांग बंधु हैं, सेरिब्रल पाल्सीज और इस प्रकार के मेंटली जो चैलेंज्ड हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी आप सहानुभूति पूर्वक आप उनके साथ वार्ता विचार विमर्श कर सकते हैं। उनके कर्मचारियों, उनके अधिकारियों से, विद्यालय के या केंद्र के अधिकारी आदि से मिल सकते हैं और उनसे उनके क्षेत्र को पहले जानने की आवश्यकता है। तो जानने की आवश्यकता है, इस नाते आप उनके केंद्रों में अवश्य जाएं, वहां आपको उनकी आवश्यकताओं का अनुभव होगा। सामान्य रूप से तो ये कि आप पुस्तकें रिकॉर्ड कर सकते हैं, अभी बहुत ऐसा पत्र पत्रिकाएं हैं जो हम तक पहुंचनी बाकी हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम है, उनका मैं उल्लेख अभी कर सकता हूं, पर इतना जरूर मैं संक्षेप में ये कहूं कि आप सक्षम से जुड़िए। तो सक्षम से जुड़िए, सक्षम जिले जिले तक अपनी पहुंच बना रहा है। आपको सक्षम के से जुड़ने से भी अपने काम, क्या काम मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, यह आपको स्वतः अनुमान हो जाएगा। परंतु साथ साथ में जो मेरी पहली बात है, उसकी अनिवार्यता अभी भी बनी हुई है कि आपके आसपास में कोई संस्था हो वहां, और किसी व्यक्ति विशेष, कोई ऐसा दिव्यांगजन है, उसको समझिए। उसको जानने के बाद आप दिव्यांगों की आवश्यकता को भी स्वतः समझने लग जाएंगे और अपने योगदान क्या हो सकता है वो भी आपको स्वतः पता लगने लगेगा। जी जी जी। मुझे डॉक्टर दयाल सिंह पंवार की ही लिखी हुई पंक्तियां ध्यान में आती हैं। कोई अक्षम नहीं जगत में ये हमने पहचाना है, सक्षम का संदेश हमें यह घर घर तक पहुंचाना है। इसको हम एक ध्येय वाक्य के रूप में भी सक्षम में लेकर के चलते हैं। सक्षम और आइडिया उसी के अंतर्गत इन सभी विचारों को और अधिक पोषित और पल्लवित करता है। मेरे साथ में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि एज अ प्रिंसिपल और एज अ वाइस प्रिंसिपल, क्या हम जो नेतृत्व की हमसे अपेक्षा है, बाकी के टीचर्स को लेकर के साथ में चलने की, और कहां तक हम उसको सिद्ध कर पा रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनका हमारे प्रति क्या दृष्टिकोण है, और हमारा उन विद्यार्थियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। थोड़ा अगर समय की बाध्यता को देखते हुए अगर आप उसमें थोड़े में उसमें प्रकाश डालें तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है ये प्रश्न। ये सब लोग जरूर जानना चाहेंगे आपसे। हरीश जी, एक बार आप शुरू कर दें, उसके बाद में दिव्या जी आप देखिए, एज ए प्रिंसिपल जब आप हेड ऑफ द स्कूल होते हैं, लीड करते हैं, तो सारी काफी अपेक्षाएं आपसे होती हैं। आप केंद्र बिंदु होते हैं डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट जहां केवल साइटेड साम्राज्य है, पीपल विद विजन है, वहां एक साइटलेस पर्सन, जैसे दृष्टिबाधित, ब्लाइंड, कुछ भी कहिए, जब उसका नेतृत्व होता है तो बहुत से प्रश्न चिन्ह भी होते हैं। उसको अपनी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को दिखाना है, समाज को बताना है। हम में जो मैनेजमेंट स्किल होता है वो बाकी लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है।
कैसे मैनेज करना है। बिल्कुल स्वाभाविक। और दूसरी चीज ये है कि आपको तो टाइम टेबल कागज पर देखना पड़ेगा, हमारी मेमोरी में सारा फीड हो जाता है। किसका पीरियड, ललित जी का पीरियड छठी क्लास में तीसरा पीरियड अभी तक क्यों नहीं गए, तो ये हमारे मस्तिष्क में जैसे ही ललित जी की आवाज आएगी तो तुरंत हमको पता लग जाएगा कि ये यहाँ घूम रहे हैं और क्लास खाली। तो ये स्किल हम लोगों में एक्स्ट्रा होती है, लेकिन माइनस भी होते हैं। न देखने के कारण कई चीजें हैं जो आप दूर से नहीं जज कर पाते, जब तक आप वहां तक पहुंचते हैं तब तक वो चीजें दुरुस्त कर दी जाती हैं, उससे पहले उनकी हालत थोड़ी वैसी होती है, तो वो चीजें माइनस में भी रहती हैं। लेकिन एकेडमिक और जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें हम लोगों की विशेष रुचि होती है, बचपन से रहती है, तो वो हमारे स्कूल के लिए प्लस होते हैं। और हमारे स्कूल के विद्यार्थी कई प्राइजेस वगैरह जीत के रह आते हैं। तो इस तरह से नेतृत्व करने की क्षमता, मैनेजमेंट की जो स्किल्स हैं, वो हमारे स्कूल्स को बाकी स्कूलों से अच्छी श्रेणी में ही रखते हैं। उसमें कहीं किसी डिपार्टमेंटल व्यक्ति को ये कम ही सोचने का मौका मिलता है कि ये दृष्टिबाधित हैं या ये विकलांग हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। डिसिप्लिन वगैरह पे भी हम लोग कम से कम समझौता करते हैं, और स्कूल के डिसिप्लिन को बनाने के लिए, स्टाफ के डिसिप्लिन को बनाने के लिए कोई भी कोताही हमारी दिव्यांगता के रहते हुए नहीं आ पाती। हम उसको ठीक से मैनेज करने की स्थिति में होते हैं और मैनेज करते हैं। विद्यार्थी भी ये जानते हैं कि ये नई चीजें हमेशा शुरुआत करना चाहते हैं। कैसे आपका विचार, आज का विचार विद्यार्थी ही बोलेगा, टीचर्स भी बोलेंगे। हर टीचर प्रेयर में बच्चों को एड्रेस करे एक दिन, और हर क्लास के बच्चे भी प्रेयर को एड्रेस करें, ताकि बेस्ट क्लास और बेस्ट बच्चे का चुनाव हो सके। इस तरह की जो नए आइडियाज हम जनरेट करते हैं स्कूल में, उनसे बच्चों में एक नया उत्साह भी रहता है और आपके प्रति एक आकर्षण भी रहता है। जी, आप समय इतना ही दे रहे हैं ना? जी जी। दिव्या जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, दिव्या मैडम, कि ये सब चैलेंजेस को आप कैसे फेस करती हैं, और कहीं ना कहीं जब एक आम समाज में अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को सिद्ध करने का एक होड़ सी लगी रहती है, तो ऐसे समय में आप इस चैलेंज को कैसे फेस करती हैं, और कैसे उन सबके बीच में अपने आप को प्रूव करने के क्षेत्र में आपको समझती है कि यस आई कैन डू इट? देखिए, हमें लगता है कि चैलेंजेस तो एक आम जो लोग हैं, सामान्य, जो अपने आप को मुख्य धारा के समझते हैं, उनके और हमारे सामने सेम ही होते हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने का तरीका हमारा अलग हो जाता है, और हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि हमें औरों से अधिक अलर्ट रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात मैं कहूँ तो मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम करती हूँ। तो आजकल जैसा कि मालूम है आप लोगों को, ऑनलाइन सब कुछ, ऑनलाइन प्रोसेस ही चलता है। दिन भर हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है। किसी भी समय कार्यालय, मुख्यालय से कोई मेल आती है, उसका तुरंत जवाब देना पड़ता है। तो अगर हम अलर्ट नहीं हुए, थोड़ी सी समस्या, मैं ये मतलब जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमें प्रूव करने की ज्यादा आवश्यकता है अपने आप को। हमें ये सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं, मैं लीडर हूँ, मैं एचओडी हूँ, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आंखों का, कहते हैं, जो भय है ना, वो हावी हो ही जाता है व्यक्ति के ऊपर। तो जैसा कि हरीश जी भी चर्चा कर रहे थे कि जैसा हम अगर कहीं राउंड लेने जाते हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो राउंड लेने जाते हैं तो हमारे वहां तक पहुंचने से पहले ही लोग सतर्क हो जाते हैं। सतर्क तो खैर सभी, ऐसा नहीं कि हमारे साथ ही ऐसा होता है। जो साइटेड प्रिंसिपल है, ये समस्या उनको भी झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास ना कुछ ऐसे विश्वास पात्र लोग अधिक जुड़ जाते हैं हमारी तुलना में। मतलब हमारे जो साथी होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, बहुत ही जो डेडिकेटेड होंगे, स्कूल के प्रति निष्ठावान लोग होंगे, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पर कौन बैठा है, ऐसे लोग ही हमें ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। और जो थोड़ा सा भी आंख बचा करके
और भागना चाहेंगे, वो लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मुझे समस्या नहीं आती है, क्योंकि हर स्थान पर कुछ जो सिंसियर वर्कर्स हैं वो होते ही हैं, तो मुझे भी ऐसे ही लोग मिले हुए हैं। लेकिन मान लीजिए एक सामान्य प्रिंसिपल है और वो किसी मेल का जवाब नहीं दे पाता है डेडलाइन तक, तो जो ऊपर बैठे हुए ऑफिसर्स हैं उनकी मानसिकता कुछ ऐसी होगी कि बस वो ये सोच लेंगे कि ठीक है, रिमाइंडर दे दो, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एक कोई दृष्टिबाधित है या कोई और दिव्यांग है, अन्य लोगों के साथ क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन दृष्टिबाधित के साथ मैंने ऐसा अनुभव किया है कहीं कहीं पर कि यदि हम थोड़ी सी भी चूक हमारे लिए बहुत घातक भी साबित और उसे बहुत ही हाईलाइटेड किया जा सकता है। इसीलिए हमें अधिक जागरूक रहने की भी आवश्यकता है और सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। लेकिन ये मैं जरूर मानती हूँ कि यदि हम एक्सक्यूजेस ना लें, अपनी मतलब मेरा यही संदेश है कि दिव्यांग होने के नाते एक्सक्यूज ना लें, कि बहुत स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि ठीक है हम दिव्यांग हैं तो यदि हम ये काम ना करें तो भी काम चल जाएगा। नहीं, हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा अनुभव है कि मैंने चाहे मुझे कितनी बार लोगों ने गिराने की कोशिश की, मुझे जब मैं वाइस प्रिंसिपल के पद पर आई तो वो उचित सम्मान शुरू में नहीं दे पा रहे थे लोग। उनको लगता था कि ये तो हमसे जूनियर है, कुछ को तो जूनियर का भाव आता था, कुछ को लगता था कि अरे ये तो हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं, हमें तो सब कुछ दिखाई देता और ये हमसे ऊपर बैठ गए, ये हमारे ऊपर ऑर्डर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हम मोबाइल फोन्स के जरिए हर वक्त ऑनलाइन होते हैं, मेल्स चेक करते हैं, अपने ब्रेल लिपि के माध्यम से भी सारी चीजों को अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। तो अब उनको आश्चर्य होता है, मेरी पहली प्रिंसिपल थी, अब तो खैर मैं ही इंचार्ज हूँ, तो शुरू में उनकी मानसिकता कुछ और थी, लेकिन जैसे उन्होंने 1-2 महीने मुझे काम करते देखा, तो क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इतनी सक्षम नहीं थी, तो बाद में वो भी लोहा मानने लगी थी और सबके सामने वो प्रशंसा करने लगी थी, कि कहती थी कि बड़ी मतलब भरी महफिल में भी कहती थी कि आई सैल्यूट यू, कि आप इतना अच्छा काम करती हैं और आप मेरे से भी ज्यादा अवेयर हैं। कई चीजें मुझे नहीं पता चलती हैं, कहाँ से मेल आई है, क्या हुई है, मैं नहीं मेल चेक कर पाती, पर आप कर लेती हैं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम है जो उनको मैं याद दिलाती रहती थी कि मैडम ये भी करना है हमें, विद्यालय की प्रगति के लिए ये क्या हम ये कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ये ना सोचे, कई बार हम यूं ही अपने आप में उपेक्षा का भाव लेकर बैठ जाते हैं कि हमें हमारा बॉस पूछ नहीं रहा है तो हम क्यों कुछ बोले, हम क्यों मतलब जबरदस्ती आ बैल मुझे मार कहें। तो ये एक आम आदमी तो ऐसा चुप बैठ सकता है, ऐसा करके वो एक सम्मानित जीवन फिर भी जी सकता है, लेकिन हमारे लिए चुप बैठना कहीं भी उचित नहीं है। यदि हमें कुछ अचीव करना है तो 100% नहीं, 101% हमें अपनी ओर से भी समाज को देने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी शायद मैडम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमें बाकियों की तुलना में, काम समाज की तुलना में अपने आप को सिद्ध करने के लिए और अधिक परिश्रम जी और अधिक सिद्धता की आवश्यकता पड़ती है, और जिससे मुझे लगता है कि हम अपने आप को सिद्ध करते भी हैं। और इसी कारण आज जो एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो प्रज्ञाता लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि दिव्यांगों को अगर हम अपने पास रोजगार दे रहे हैं तो हम उनके ऊपर कुछ दया भाव नहीं दिखा रहे, अपितु वो कहीं ना कहीं अधिक काम कर रहे हैं, अधिक तन्मयता से, अधिक कुशलता से उन कामों को कर पाते हैं जिन कामों का उनकी ओर दायित्व दिया गया है। इस कारण से जो एचआर कंपनीज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं, वो दिव्यांगों को अपने यहाँ पर रोजगार देने के लिए और स्वरोजगार के लिए बहुत अच्छे काम कर रही हैं। काफी लेमन ट्री जैसी संगठन जो है वो दिव्यांगों को बहुत अच्छा रोजगार दे रही हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दिव्यांग जो है वो फोकस्ड हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं।
मैं दयाल जी के जो प्रेरणादायी शब्दों के लिए, जिसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया है, उनसे पहले मैं एक आह्वान भी करना चाहूंगा जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कि आइडिया से जुड़ने के लिए आप आइडिया अर्थात इंक्लूसिव दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ये जो संस्था है सक्षम के अंतर्गत काम कर रही है ये संस्था, और इसके माध्यम से इसके साथ जुड़ करके हम अपने समावेशी समाज का जो एक सपना है प्रधानमंत्री जी का, उसको हम कहीं ना कहीं पोषित कर सकते हैं। और इस काम में आप हमारे साथ सीधे सीधे एंटरप्रेन्योर के नाते से, एक सक्रिय उद्यमी के नाते से जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप प्लेसमेंट सेल के साथ भी जुड़ सकते हैं अपनी आर्थिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसको, उसकी पूर्ति के लिए। और आइडिया से जुड़ने के लिए मैं एक नंबर अभी आपको बता रहा हूं, अगर आप नोट कर लें तो आप सीधे आइडिया के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन 011-33-505 इस लिंक के माध्यम से, इस फेसबुक लिंक के माध्यम से भी आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और वेबसाइट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी माध्यमों से आप सक्षम आइडिया के साथ में जुड़ सकते हैं। अंत में मैं डॉक्टर दयाल सिंह पंवार जी से जरूर आग्रह करूंगा कि आप अपने इस कार्यक्रम को हम अंत की ओर लेके जा रहे हैं, तो आपके प्रेरणादायी शब्द और कोई कविता अगर आपके श्रीमुख से हो जाए लाभान्वित मानेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने शब्दों, प्रेरणादायी शब्दों से हमें लाभान्वित करें और बाद में अंत में एक कविता का मेरे लिए कितने मिनट है? 2 मिनट, 3 मिनट की 4 मिनट, ये बताइए। जितने जल्दी हम लोग कर सके जी। 3 से 4 मिनट में हम कर सकते हैं। हाँ, मैंने इसलिए अधिकतम 4 बताया है। तो सबसे पहले तो ये सत्र हम सब के लिए बहुत आनंददायक था, और मेरे लिए विशेष आनंददायक इसलिए क्योंकि इसके साथ आपने मुझसे, मेरे साथ वार्ता करने के लिए जिन लोगों को चुना था वो सब मेरे अत्यंत आत्मीय लोग हैं, और जो हम सबसे प्रश्न पूछ रहा है वो भी मेरा अत्यंत आत्मीय है। और संभवतः फेसबुक पर ऐसा कोई व्यक्ति इस लाइव को नहीं देख सकता जो अपना आत्मीय न हो, और आइडिया ऐसा जो अपना ये संबद्ध, जो अपना एक महत्वपूर्ण इकाई है सक्षम के अंतर्गत, ये दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए उसके इस अभियान के लिए उस सब में सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे सभी बंधु भगिनी सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि मैं एक बात कहूं जो कि इसको ऐसा कह सकते हैं कि मैं अनेक चर्चाओं में उसको रखता हूं कि इफ देयर इज ए वे आई शैल फाइंड इट, इफ देयर इज नो वे आई शैल मेक इट। और कविता के रूप में अगर आप कहें तो आज मैं महामानव लुई के चरणों में ही, जिसने हमको ऐसा दिव्य प्रकाश दिया है, तो उसके ही संदर्भ में कुछ पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, और आप सब आनंद अनुभव करें या जो भी अनुभव करें, तो मैं वो पंक्ति आपके सामने रखता हूं। इच्छा बिंदुओं का खेल रच गए लुई ब्रेल, दृष्टि बाधितों में नव चेतना जगाई है। विद्या मंदिर प्रवेश लुई का प्रिय संदेश, तमोमय आँखियों में जो उमंग छाई है। और ब्रेल की ये साधना तुम्हारी ही उपासना है, तुमसे ही ऐसी नव्य दिव्य दृष्टि पाई है।
ब्रेल बिंदुओं के स्पर्श से पाया जो नवोत्कर्ष, इस पुण्य पर्व की बधाई है, बधाई है। और तेरी पावन जयंती पुण्य कीर्ति वही जयंती, दृष्टि बाधित जनों में नव क्रांति लाई है। और स्वाधिकार भावना की जीवन की साधना की दिव्य ज्योति हृदय में तुमने जगाई है। और अंधकार का विनाश ज्ञान का दिव्य प्रकाश, नियति भी यह खेल देख चकराई है। ब्रेल बिंदुओं के स्पर्श से पाया जो नवोत्कर्ष, इस पुण्य पर्व की बधाई है, बधाई है। और लुई तेरे छह बिंदु जिनमें समाया सिंधु ज्ञान की तरंग नभ मंडल में छाई है। स्वाभिमान भावना की सारस्वत साधना की दृष्टि बाधित जनों में अलख जगाई है। और देखिए हमारी कलम ऐसी होती है जो कि उसकी सुई आपने देखी होगी, उसकी नोक, आपको स्याही भरनी पड़ती है, और हमारी कलम कैसी है मैं बताता हूँ कि जो न कभी टूट सके स्याही नहीं सूख सके, ऐसी लेखनी हमारे हाथों में थमाई है। और ब्रेल बिंदुओं के स्पर्श से पाया जो नवोत्कर्ष, इस पुण्य पर्व की बधाई है। और बस केवल अंतिम पंक्ति, अंतिम चरण कि युगों से ये आपदा थी रूठ गई शारदा थी, युगों से ये आपदा थी रूठ गई शारदा थी, याचना की दीन वाणी मुख पर छाई थी। और सृष्टि का जो निर्माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रेरणादायी शब्दों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए भी। मैं इस आइडिया के कार्यक्रम में आप सबके पधारने के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस प्रकार के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे, और इस प्रकार के कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता, सक्रिय सहभागिता का लाभ हमें आगे भी मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में लुई ब्रेल जयंती, ललित जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी अब आ रही है जी? नहीं, मुझे मैडम आपको आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है। वो शायद आपके वहां नेटवर्क कुछ समस्या हो। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम हम बीच बीच में आयोजित करते रहेंगे, और आप सब महानुभावों का भी हमें सहयोग और योगदान इसी प्रकार सक्रियता से मिलता रहेगा। और लुई ब्रेल जयंती के इस अवसर पर आप सभी महानुभावों को, और जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और जो लोग इस कार्यक्रम में सीधे सहभागी हैं, इस लाइव कार्यक्रम में, फेसबुक लाइव के कार्यक्रम में, उन सबको लुई ब्रेल जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज इस लाइव के इस आइडिया के इस लाइव फेसबुक कार्यक्रम का हम यहीं समापन करते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।